हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रैपिड रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के रैपिड रिवीजन का एक पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इस फैंटास्टिक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? जहां पर भी हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जहां पर हमारा हीट से रिलेशन भी है, वहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों ही अलग अलग है। हीट ट्रांसफर में क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जहां पर हम मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, मींस ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सपोज इस रूम में एयर भरी हुई है, तो इस रूम में अगर हमें एयर प्रेशर लेना है तो हम कहीं पर भी गेज लगा देंगे, एयर प्रेशर का गेज, और हम प्रेशर चेक कर लेंगे प्रेशर है कितना। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकल की बात करेंगे तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे। हम देखेंगे यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आपस में कितना मॉलिक्यूलर मीन पाथ है, उसके बेसिस पे हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे कितना प्रेशर है, कहां पर? इंडिविजुअल लोकेशन पर या एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलेंगे। लेकिन हम जहां कहीं भी पढ़ेंगे वो हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मींस मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक और कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है? हमारा हर एक कंटिन्यूम रहता है मीन फ्लो पाथ से रिलेटेड। मीन फ्लो पाथ क्या रहता है? जो हमारे मॉलिक्यूल है आपस में क्या रहे? कोलाइड कर रहे हैं। उस कोलाइडेशन के कारण उनके एक मीन फ्लो पाथ निकलती है कि एक मॉलिक्यूल मीन कितना वेलोसिटी या कितना फ्लो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्लो पाथ बोलते हैं। उसके बेसिस पे हमारी मीन फ्लो पाथ कितना होता है? बहुत मिनिमल होता है। उसके बेसिस पे हमारा कंटिन्यूम डिसाइड होता है। अगर हमारे वेसल का साइज जिसमें हमें स्टडी करना है, आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो भी हमारा वेसल का साइज है, अगर वो मीन फ्लो पाथ के डायमेंशंस के लगभग बराबर है या उसके बराबर में है या उसके आसपास में है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कब वैलिड है? जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वैलिड मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे सिस्टम की बात आती है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, जहां पर भी हमारा कंसंट्रेशन है, जिस चीज का हमें स्टडी करना है। सपोज दैट इस रूम का हमें स्टडी करना है, इस रूम के अंदर कितनी हीट आ रही है, फैन चल रहा है, लाइट आ रही है, इसके कारण कितना हीट आ रही है, कितना हीट जा रही है। अगर हमें ये सब कैलकुलेशन करना है तो रूम क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। और इस रूम के बाहर जो भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी? सराउंडिंग हो जाएगी। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलाकर के यूनिवर्स बनता है। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो जो हमारे सिस्टम है वो तीन टाइप के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम जिसके अंदर मास भी आ सकता है, हीट भी आ सकती है। क्लोज सिस्टम जिसके अंदर क्लोज कर दिया हमने, इसको चारों तरफ से क्लोज है तो मास एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन बाहर से, सराउंडिंग से कोई ना कोई हीट आ सकती है, हीट ट्रांसफर जरूर हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना मास ट्रांसफर कर पाएगा ना ही हीट ट्रांसफर करेगा। आइसोलेटेड को इंसुलेटेड बोल सकते हो, जो इंसुलेटेड है और क्लोज भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? अब हमने सिस्टम की बात कर ली। सिस्टम की क्या होती है? बाउंड्री होती है। जब भी हम थर्मोडायनामिक एनालिसिस करते हैं तो हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूम बोलते हैं या कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। अब एक कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली ओपन सिस्टम के लिए होता है, जहां पर एक डेफिनेट हम वॉल्यूम लेकर के चलते हैं और जिसकी हम स्टडी करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोसेस की, स्टेट की एंड साइकिल की। तो हम स्टेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है किसी भी एक सब्सटेंस, सपोज यहाँ पर एयर है, इस एयर के पास में अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। यहां पर जो एयर है इसके पास कुछ प्रेशर होगा, कितना प्रेशर है? भरवार प्रेशर है। वॉल्यूम होगा कुछ, ठीक है। टेम्परेचर होगा कुछ, अभी टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 डिग्री सेल्सियस एयर का प्रेशर हमें पता है, टेम्परेचर पता है, हमें वॉल्यूम भी पता है। तो इसके बेसिस पे हमें एयर की और भी सारी प्रॉपर्टीज पता है। जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एयर का है, एयर का गैस कांस्टेंट वो पता है हमें, है ना, सीपी पता है, सीपी पता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो हम एयर की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, एयर की डेफिनेट कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं। तो यही एयर अगर हमें कहीं और भी सिस्टम में जनरेट करनी है, तो अगर हमारे पास में यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम वहां पर रखेंगे तो सेम एयर जो यहां पर है वही एयर वहां पर होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके कंडीशंस फिक्स होती हैं किसी भी एक सब्सटेंस की, किसी भी एक फ्लूइड की या किसी भी एक गैस की। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डिफाइन करती है सिस्टम को। अब जो स्टेट होती है, इसकी स्टेट चेंज होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइकिल। जब प्रोसेस, स्टेट से बना प्रोसेस, प्रोसेस से बना साइकिल। जब प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि वो जो इनिशियल प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट होती है और जो लास्ट प्रोसेस में जो लास्ट स्टेट होती है, वो आपस में अगर कंसाइड करती है, अगर सेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एक क्या है? थर्मोडायनामिक्स में साइकिल है। ठीक है,
फिर अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर की बात हो गई, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई, बेसल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? अगर हमारी कोई भी प्रोसेस जो है वो बहुत ही इनफाइनेटली स्लो, क्वासी का मतलब क्या होता है? इनफाइनेटिसिमल, मींस इनफाइनाइट, लगभग इनफाइनाइट के बराबर। अगर बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है, सपोज दैट मैंने क्या लिया हुआ, मैंने एक आइस लिया हुआ है, आइस को मैंने एक सरफेस पे रखा हुआ है जो बहुत ही कम स्लैंट है, बहुत ही कम स्लैंट है, बिल्कुल एकदम फ्लैट है। उसके ऊपर बर्फ को रखा, तो बर्फ क्या है, सरफेस क्या है, एकदम चिकनी है। उसके ऊपर आइस को रख दिया, और जो आइस है, आइस क्या करेगी, धीरे धीरे पिघलेगी, धीरे धीरे पिघलेगी। टेम्परेचर लगभग हमने एक कांस्टेंट रख के रखा हुआ है, ज्यादा हाई नहीं है जिससे कि हमारा बर्फ बहुत तेजी से पिघले, है ना। अब वो धीरे धीरे आइस पिघलेगी तो क्या होगा, नीचे जो सरफेस है उसके बीच में पानी आ जाएगा, तो क्या होगा, जो आइस है वो धीरे धीरे क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो जब प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, इनफाइनेटिसिमल होती है और स्टैटिक टाइप की फ्लो बिहेव करती है, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और वही जो प्रोसेस होती है उसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है अगर हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, यहां पर ये है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल और मैकेनिकल। अब अगर कोई सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, अगर हम बोलते हैं कोई प्रोसेस हमारी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब ही होता है उसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम है, मींस थर्मल मींस टेंपरेचर का इक्विलिब्रियम है, मींस टेंपरेचर में उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कोई फोर्सेस अनबैलेंस नहीं है जिसके कारण कोई मैकेनिकल मूवमेंट हो, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जो कंपोजिशन है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब हमारा दो टाइप पे ट्रांसफर होता है, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है। वर्क ट्रांसफर क्या होता है? वर्क ट्रांसफर हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, बाउंड्री फेनोमेना होता है, पाथ फंक्शन होता है और एनर्जी इन ट्रांजिट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी हीट भी क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट है, मींस एनर्जी मूवमेंट में जो भी एनर्जी है वो हमारी हीट है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बाउंड्री फेनोमेना है, बाउंड्री पर ही होती है, और ये भी हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? अगर हमारे पास में तीन बॉडीज हैं, दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक बॉडी जो है वो कॉमन है, वो दोनों के साथ ईच इंडिविजुअली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। सपोज दैट ये हमारे पास में तीन बॉडीज है, एक जो बॉडी है ए इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों बॉडी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर गिब्स फेज रूल आता है। गिब्स फेज रूल क्या बोलता है? P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। एक किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एक प्योर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। एफ क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C नंबर ऑफ कंपोजिशन है, और P क्या है? फेजेस, जितने भी फेजेस हैं। प्रॉपर्टीज, अभी हमने प्रॉपर्टी की बात की थी। स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, वो प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसको याद करना हमें डिफिकल्ट हो रहा है तो हम एक सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। इंटेंसिव में आई लगा है, मींस इंडिपेंडेंट, मींस ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके लिए हमें डिपेंडेंसी ऑफ मास रहेगी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्या है? टेम्परेचर। अगर हम यहां पर देखें इसके अंदर, है ना, अगर हम 1 kg एयर ले लें, यहां पर एक बॉक्स ले लें, इसका टेम्परेचर लें तब भी 27 आएगा। अगर हम 2 बॉक्स मिला करके ले लें तब भी टेम्परेचर 27 आएगा। अगर हम पूरे रूम का ले लें तब भी हमारा टेम्परेचर 27 आएगा। मींस टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर हम एक बॉक्स ले लें, इसका वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा। अगर हम 2 बॉक्स ले लें, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। पूरे रूम का ले लें तो वॉल्यूम कुछ और होगा। तो ये क्या होगी? प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो अब जब हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इंटेंसिव बनानी होती है तो हम एक स्पेसिफिक वर्ड जोड़ देते हैं। स्पेसिफिक क्या होता है? पर्टिकुलर ऑफ मास, मींस ये भी हमारी स्पेसिफिक लगाने पे जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाती है। सपोज दैट अभी हमारा जो वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम को ऐसे डिफाइन ना करके, मीटर क्यूब में डिफाइन ना करके, पर केजी के बेसिस पर डिफाइन करें। सपोज दैट ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम बोले कि इस बॉक्स के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब पर केजी है। तो अगर हम 2 बॉक्स ले लें, उसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब पर केजी होगा। अगर हम पूरे रूम का ले लें तब भी 1 मीटर क्यूब पर केजी होगा। तो हमारी कैसी प्रॉपर्टी होगी? वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इंटेंसिव हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। गिब्स फेज रूल हुआ, जीरोथ लॉ हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। अब वर्क एंड हीट ट्रांसफर हो गया। अब हमारी जो वर्क होता है, अगर वर्क और हीट को हमें समझना है तो वर्क क्या है? बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। और हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी में डिफरेंस कितना होता है? लो ग्रेड एनर्जी क्या है? जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एकदम बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आती है। और हाई ग्रेड एनर्जी मींस बोलते नहीं कि हाँ यार ये हाई प्रोफाइल का बंदा है,
है ना, और ये लो प्रोफाइल का बंदा है, तो लो प्रोफाइल के बंदे से लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाई प्रोफाइल के बंदे से मिलने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी से कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी नहीं हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है इन आ क्लोज सिस्टम, हमें दो चीजें याद रखनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एक हमें क्लोज सिस्टम ऐड करना है, ठीक है, इन आ क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए और साइकिल होना चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, ट्रिपल सी डबल सी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आ क्लोज सिस्टम इन आ साइकिल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। ठीक है, अब स्टडी फ्लो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आ गया, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, अब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड किसमें बना हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना हुआ है। ये क्या बोलता है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलता है कि अगर इसमें क्या चाहिए हमें, हमें Q और W चाहिए, मींस हम जब Q देंगे तभी W बनेगा। तो परपेचुअल मोशन मशीन मींस जो परपेचुअल का मतलब होता है जो हमेशा से चलती रहे, मोशन मशीन जो हमेशा से घूमती रहे या कुछ ना कुछ काम करती रहे। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड का बोलना है कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो हमेशा से काम करती रहे, इनफाइनाइट काम करती रहे और सिग्मा क्यू ना ले केवल W करते रहे। मींस एक ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ एनी हीट बॉडी के ओनली डू वर्क ट्रांसफर। ठीक है, केवल वर्क ट्रांसफर ही करती रहे। ऐसी बॉडी को बनाना, ऐसा इंजन बनाना या ऐसी बॉडी बनाना या ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। वो क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, अगर हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड को देखें तो हम ऐसे ले सकते हैं, ये हमारे पास में हाई टेम्परेचर है TH, ये हमारे पास में टेम्परेचर लो है, हमारे पास में क्या होगी, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। अब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड क्या बोलती है, TH है, ये हमारे पास में TL है, यहां से हीट आई और यहां से हमने पूरा का पूरा कर दे दिया, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या होगी हमारी, एक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड हो गई, ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड हो गई। अब इसमें क्या बोलना है, इसमें बोलना है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड में कि हमारे लिए एक ऐसे इंजन का डेवलप करना इम्पॉसिबल है जो केवल एक ही टेम्परेचर बॉडी से इंटरेक्शन करे और पूरा का पूरा वर्क ट्रांसफर कर दे। तो ये क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है, अब हम स्टडी फ्लो रेजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो दो हमारे फ्लो हैं ओपन सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम रहेगा तो क्लोज सिस्टम के लिए तो हमें बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारा ओपन सिस्टम रहेगा तो हमारा क्या है, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू, मींस जितना हमारे पास में एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी हमारी लीव कर रही है। अब अगर ओपन सिस्टम है तो हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। जब हमारे पास में कंट्रोल वॉल्यूम रहेगा तो टोटल एनर्जी जितनी इनकी जितना फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ जा रहा होगा। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आ रही है कौन सी आ रही है, इतनी टोटल एनर्जी प्लस Q1 जो हीट दी है हमने, और जो एग्जिट कर रहा है H2 प्लस C जितनी भी हमारी एक्सटर्नल एनर्जी जो लीव कर रही है प्लस W। ये क्या होगा, स्टडी फ्लो है, इसलिए क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होंगे, जितनी एनर्जी इनकी उतनी एनर्जी लीव करेगी। लेकिन अगर अनस्टडी रहेगा तो होगा क्या, मास का एक्यूमुलेशन होगा और एनर्जी का एक्यूमुलेशन होगा। मींस मास भी चेंज होगा टाइम के साथ और एनर्जी का भी चेंज होगा टाइम के साथ। तो dy/dt इंटरनल एनर्जी जो भी एनर्जी है, एनर्जी का चेंज होगा। मींस जितनी एनर्जी हमारे पास में आ रही है, जितनी एनर्जी हमारे पास में लीव कर रही है, उसका डिफरेंस जो होगा वो एनर्जी एक्यूमुलेशन के बराबर होगा। और ऐसे ही मास का एक्यूमुलेशन कैसे होगा, जो हमारा मास इन हो रहा है और जो हमारा मास आउट हो रहा है, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो मास का एक्यूमुलेशन आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो स्टेटमेंट है, जैसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है और क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। अब केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, अगर हमें दोनों स्टेटमेंट याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो हम इनको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं, दोनों ही इम्पॉसिबल बोलते हैं। क्या क्या इम्पॉसिबल बोलते हैं, केल्विन प्लैंक इंजन को इम्पॉसिबल बोलता है और क्लॉसियस रेफ्रिजरेटर को इम्पॉसिबल बोलता है। अब जहां इंजन को इम्पॉसिबल बोलेगा तो हमें याद रखना है इंजन को इम्पॉसिबल करना है। ठीक है, और जहां क्लॉसियस आएगा वो इम्पॉसिबल बोल रहा है किसको, रेफ्रिजरेटर को। तो रेफ्रिजरेटर कैसे इम्पॉसिबल होगा और इंजन कैसे इम्पॉसिबल होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करना है, मींस एक ही बॉडी से इंटरेक्शन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन which takes heat from a single heat body and transfer equal amount of work। तो हमारा क्या होगा, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो गया। अब अगर हम रेफ्रिजरेटर पे आएंगे, रेफ्रिजरेटर मींस क्लॉसियस पे आएंगे, तो क्लॉसियस वाला क्या होगा, ये लोअर टेम्परेचर बॉडी है, ये हायर टेम्परेचर बॉडी है। तो it is impossible to construct a device that construct a machine which takes heat from lower temperature body and transfers equal amount of heat into the higher temperature body। तो हमारा क्या होगा, क्लॉसियस का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम सीओपी की बात करते हैं। क्यों आता है सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
जब भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में इंजन आता है। जब हमारे पास में इंजन आता है तो इंजन के लिए एफिशिएंसी होती है, लेकिन यहां पर क्या होगी, यहां पर हमारी सीपी होगी, सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमारे पास में दो चीजें आ गई हैं, दो डिवाइस आ गई हैं। एक तो हमारे पास में हीट पंप आ गया है और दूसरा हमारे पास में रेफ्रिजरेटर आ गया है। अब एक रेफ्रिजरेटर होगा, एच हीट पंप होगा, और एक रेफ्रिजरेटर होगा। तो हीट पंप का जो सीओपी होता है बराबर में 1 प्लस के सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, अब हम एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी इन अ साइकिल डेल क्यू बाई टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइक्लिक इंटीग्रल इक्वल टू 0 या लेस देन 0। ठीक है, ये क्या हो गया? क्लॉसियस का इनइक्वालिटी होगा जो एंट्रोपी के लिए बोलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए साइक्लिक के लिए, फिर प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? प्रोसेस के लिए डीएस बराबर में डेल क्यू बाई टी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जितना भी हमारा एंट्रोपी में चेंज हुआ, जितना भी एंट्रोपी निकला वो प्लस डैश जनरेशन। ये डैश जनरेशन क्या है? इरिवर्सिबिलिटी है, जो सिस्टम के अंदर हो रही है जब हमारी कोई प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है तो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम बना उनको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वायोलेशन हो गया। हाँ, अब केल्विन प्लैंक का अगर हम वायोलेशन करेंगे तो हमारा क्लॉसियस का वायोलेशन हो जाएगा, और अगर हम क्लॉसियस का वायोलेशन करेंगे तो केल्विन प्लैंक का वायोलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और प्रोसेस आती है हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक, सेंट्रोपिक तो हम समझ सकते हैं आइस, जब भी हम आईएस लगाते हैं मींस सिमिलरिटी की बात करते हैं, आइसोथर्मल है ना, आइसोबारिक है ना, तो क्या होगा? एंट्रोपी आइसो मींस एंट्रोपी सेम होना, डीएस बराबर 0, डीएस बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू टी बाई रिवर्सिबल प्लस डेल जनरेशन बराबर में 0 मींस एडियाबैटिक और डेल क्यू बाई टी। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर एक्सटर्नल कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो वो आइसेंट्रोपिक है, और अगर प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। फिर कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम क्या बोलती है? एफिशिएंसी के बारे में बोलती है। एफिशिएंसी क्या बोलती है? कार्नोट थ्योरम बोलती है जो भी एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो हमेशा ज्यादा होती है रिवर्सिबल इंजन से। ठीक है, ये क्या होती है? कार्नोट थ्योरम होती है। कार्नोट थ्योरम का एक कोरोलरी निकाला। कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम क्या है? जितने भी हमारे रिवर्सिबल इंजन होंगे जो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे होंगे उनकी इफिशियंसी भी सेम होगी। एक किसका बोलना है? कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम का। और कार्नोट थ्योरम क्या बोल रहा है? जो इफिशियंसी होगी रिवर्सिबल इंजन की वो मैक्सिमम होगी जो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अभी हो गया हमारा। अब हम आते हैं जो हमारे चार्ट है पीवी डायग्राम पर और टीएस डायग्राम पर। पीवी डायग्राम क्या होता है? पीवी डायग्राम से हमें, अगर हम पीवी डायग्राम का प्लॉट करेंगे और अगर हम इसका एक्स एक्सिस पे जितना भी एरिया है उसको निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा? वर्क आएगा। पीवी डायग्राम से वर्क आता है। और अगर हम यही टीएस डायग्राम में करेंगे, एक्स एक्सिस पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रापोलेशन होगा कि जितना भी हमारा एरिया कवर हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? हीट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम में अगर हमारे पास में एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है तो हमारे पास में टोटल जो मेन प्रोसेस है उनको हम बात कर लेते हैं। टोटल मेन प्रोसेस कौन सी है हमारी? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टोटल कितनी प्रोसेस है हमारे पास में? टोटल 4 प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, और इन्हीं 4 प्रोसेस के लिए बात करता हूं। पॉलीट्रॉपिक को मैंने हटा दिया है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मींस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, पीवी की पावर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, मींस कोई भी एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हमारे पास में 4 प्रोसेस होंगी, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो हम जो भी लेते हैं पीवी की पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम ए इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होगा? जब के की वैल्यू 0 होगी। मींस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमारा जो लाइन बनेगा पीवी डायग्राम वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारा वर्टिकल लाइन बनेगा, और बाकी जो प्रोसेस है आइसोथर्मल का कर्व हमारा ऐसा आएगा और एडियाबैटिक का ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमने ये पीवी डायग्राम निकाल दिया। ऐसे हमारा ए एक्सपांशन प्रोसेस के लिए, ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, और सेम हमने टीएस डायग्राम पर निकाला। टीएस डायग्राम में जो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, और जो कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। तो एंट्रोपी की लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन आ गई हमारे पास में। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम कहां जाती है? प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है? dt बाई ds बराबर में t बाई cv। ठीक है, डेल टी बाई डेल एस बराबर में जो एंट्रोपी का dt बाई ds इसका जो भी स्लोप रहेगा बराबर t बाई cv रहेगा, और dt बाई ds कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस के लिए t बाई cp रहेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए t बाई cv रहेगा। अब cv और cp किसकी वैल्यू बड़ी होती है? cp की वैल्यू बड़ी होती है। तो cp की वैल्यू बड़ी है तो जो स्लोप रहेगा कांस्टेंट प्रेशर का क्या रहेगा? कम रहेगा, इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा रहेगा। तो ए वॉल्यूम वाली लाइन है, वॉल्यूम वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है और प्रेशर वाली प्रोसेस का स्लोप कैसा है? कम है।
ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। वॉल्यूम वाली प्रोसेस का स्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका प्रोसेस स्लो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, टोटल 4 प्रोसेस हो गई। तो होप आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये रैपिड रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।